लोग अब तो ऑनलाइन है ना फार्मर्स। नमस्कार। शिमला से हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। इस समय यहाँ शिमला में हमारे साथ कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी हैं और यहाँ पर शिमला में डायरेक्टर एग्रीकल्चर और इनके अधिकारी तथा फसल बीमा योजना को जो कंपनियां लागू कर रही हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो कार्यक्रम है ये अभी से पहले आप उसमें जुड़े रहे, जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कृषि मंत्री हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो अधिकारी, उनके साथ ये बातचीत अभी हो रही थी और उन्होंने भी माननीय कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री ने अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं जो फसल बीमा योजना से जुड़े हुए हैं और जिनको फसल बीमा में राशि की अदायगी हुई है उनसे भी बात करी है। अब इसके दूसरे चरण में हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो हिमाचल प्रदेश में जो किसान इस समय जुड़े हैं उनको संबोधित भी करें और कुछ जगह पर किसानों से इस योजना के बारे में बातचीत करें। इसके बाद एक चरण इस कार्यक्रम का और होगा आज का। उस कार्यक्रम में जितने भी हमारे किसान हैं उनको इस योजना की जो तकनीकी जानकारी है या इसकी क्या विस्तृत शर्तें हैं उसके बारे में, जो फसल बीमा योजना को चला रही कंपनियां हैं, जो आपके प्रीमियम जिनमें जाते हैं और जो इसका भुगतान करते हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे। वो आपको इस योजना के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। और अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं, कोई जानकारी जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप यहाँ पर पूछ पाएंगे। हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं उनके माध्यम से अगर आप अपनी कोई विशेष दिक्कत इस विषय में जानना चाहते हैं तो उस पे भी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आपका शंका जो है उसका समाधान हो सके। अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान तुरंत आज नहीं हो सकता तो विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश हैं कि इसके बाद आपसे बातचीत करके इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये लंबे समय अभी चलेगा कुछ दिन और, लेकिन उसके अलावा भी ये तो विशेष अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है जिसमें दो चीजें प्रमुख हैं कि एक तो सभी लोग फसल बीमा योजना से जुड़ें और दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड जिनके पास नहीं है वो किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवाएं। तो ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाला है। तो अगर अभी भी आपकी कोई समस्या होगी जिसका समाधान आज नहीं हो सकता तो बाद में भी विभाग के अधिकारी या इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रतिनिधि हैं वो आपकी दिक्कतों का समाधान करेंगे। तो मैं आप सब की तरफ से हिमाचल प्रदेश के इस समय हजारों किसान जो अलग अलग जगह से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो सीधे जुड़े हुए भी हैं इस कार्यक्रम में, उन सब की तरफ से और विभाग की तरफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज ही शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक भी चल रही है इस समय, उसमें से बीच में से मंत्री जी इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, तो इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी से अब अनुरोध करूंगा कि वे आपसे बातचीत भी करें और आपको इस विषय पर संबोधित भी करें। पता करें सभी को सुन रहा हो। आवाज तो आ रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं हम लोगों को? जो लोग देख रहे हैं मतलब हाथ खड़ा करके आप कह सकते हैं कि अगर आपकी आवाज आ रही है, हमें मालूम चल जाएगा कि आपको सुन रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। इसका मतलब आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपनी बात आपके साथ करें। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। हमारे बीच में हमारे कृषि सचिव आदरणीय श्री राकेश कंवर जी, हमारे डायरेक्टर आदरणीय धीमान जी, हमारे विभाग के सभी सम्मानीय अधिकारीगण और आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने आज इस वर्चुअली माध्यम से आप सबको संबोधन किया और जो एक नई योजना, वैसे तो योजना पहले से चल रही है, लेकिन इसको एक आंदोलन के रूप में किसानों को जानकारी देने के लिए जो है बीमा पाठशाला, जो कि प्रदेश के सभी पंचायतों के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि जाकर के हमारे ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज संस्थाओं से सभी हमारे जो कर्मचारी हैं वो गांव-गांव तक जाएंगे और किसानों को जो है वो इस योजना के बारे में अवगत करवाएंगे। क्योंकि हम सब किसान हैं, हम बड़े किसान नहीं हैं, छोटे छोटे किसान हैं। 2.5-3 बीघा 4 बीघा तक हमारी जो है वो हमारे पास जमीन है। हम बिजाई करते हैं, उस पर हमारा खर्च होता है, बीज लाते हैं, खाद डालते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी जो है वो मौसम का घटनाक्रम ऐसा बदल गया कि उसके माध्यम से सूखा पड़ गया, हमें फसल नहीं हुई और जो हमारा खर्च फसल के ऊपर होता है, बोने में, उसकी मेहनत करने में, तो उसका हमको भरपाई नहीं हो पाती है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि शुरू की है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो हैं वो भाग्य के भरोसे पर ना रहें और इसके लिए जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, ताकि किसान को जो उसकी मेहनत है उसका, चाहे वो परिस्थितियां विपरीत भी हो जाएं, मौसम के कारण फसल खराब भी हो जाए, उसके बावजूद भी उसको घाटा ना पड़े, इसके लिए ये अवेयरनेस कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो हैं वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो लाभ उठा सकें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम देखें तो खरीफ मौसम में जहां मक्की और धान की फसल की बिजाई हम करते हैं, तो ऐसे में मात्र जो हमें प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा 600 रुपए प्रति हेक्टेयर, और उसमें भी जो है बाकी जो प्रीमियम है वो भारत सरकार जो है वो पे करती है, उसकी अदायगी जो है वो भारत सरकार करती है। अगर हम रबी फसल में देखें तो गेहूं में मात्र 450 रुपए प्रति हेक्टेयर ही हमें प्रीमियम देना है, और जो बाकी है जौ है उसमें जौ की बिजाई में सिर्फ 375 रुपए का प्रीमियम हमको देना है। बाकी जो है वो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जो है वो उसमें जो है वो पे करती है। तो मेरा ये कहना है कि हम इस योजना का जो है वो लाभ जो है वो उठाएंगे। हालांकि इसके बाद टेक्निकल सेशन भी इसके बाद जो है वो होगा, उसके माध्यम से जो आपकी आशंकाएं भी होंगी उसके बारे में जो है वो प्रॉपर जानकारी, जैसे हमारे माननीय सचिव जी ने कहा कि आपको जो है वो दी जाएगी। तो ये एक समय की आवश्यकता है। हम सब किसान हैं, हम सब धीरे धीरे कैश क्रॉप की तरफ भी जो है वो अपने आप को लेकर के जा रहे हैं, ताकि हमें जो है वो खेती जो है वो लाभ का सौदा बने, ना कि घाटे का सौदा जो है वो बने। और इसके लिए भी जो हमारी खरीफ की फसल है, जो मक्की और धान जो है वो करीब 15 जुलाई तक इसका जो है वो हम बीमा जो है वो कर सकते हैं कि 15 जुलाई तक अपनी फसल का जो है वो बीमा कर सकते हैं। और इसी तरह रबी की फसल में जो है वो 15 दिसंबर 2022 तक ये डेट जो है वो निश्चित की गई है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि हम सब इस योजना के बारे में जहां सभी किसानों को इसकी जानकारी भी दें और साथ में हम भी अपना फसल का बीमा जो है वो अवश्य करवाएं। अभी मैं
चाहूंगा कि कुछ फार्मर्स के साथ, कुछ किसानों के साथ हम इंटरेक्शन भी करेंगे, बातचीत करेंगे, जिनसे बहुत सारी जानकारी जो है वो हमें मिलेगी। तो सबसे पहले मैं कुल्लू जिला से चित्रा मणि जी, सुन रहे हैं आवाज? तो जरा थोड़ा आप जो जो बताएं नमस्कार। कि आपने कब। हाँ, नमस्कार जी। ठीक ठाक हैं? हाँ जी। हाँ, ठीक ठाक हैं। आपने पिछली बार फसल का बीमा करवाया था? हाँ जी। आपने करवाया था फसल का बीमा? हाँ तो जी। उसके बाद क्या हुआ? कितना प्रीमियम उसमें दिया था आपने? 600 रुपए। 600 लहसुन का रुपए दिया करवाया था? था। अच्छा, लहसुन का करवाया था। हाँ तो जी। उसके क्या फसल खराब हो गई आपकी? हाँ जी, थोड़ी हो गई थी खराब। अच्छा, तो कितना आपको, कितनी राशि जो थी वो मिली थी उससे? 3000 रुपए। हाँ जी, तीन तीन हजार। हजार 3000 रुपए। रुपए। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें क्या, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये बीमा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? हाँ जी, करवाना चाहिए। सबको करवाना चाहिए। हाँ तो जी, अभी आप सभी किसानों को किसान करवाना भाई चाहिए। बहनों, हाँ, अपने जो बाकी प्रदेश के जो 25,000 किसान भाई बहन आज इस वर्चुअली माध्यम से जुड़े हैं, तो आप उनको क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सभी को ये अपनी फसल का बीमा करवाना चाहिए। कहीं फसल खराब हो गई तो फिर घाटा नहीं होगा, मिल जाएगा सबको थोड़ा राहत। उसका, हाँ, उसका फायदा ही होगा। हाँ जी। तो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब धन्यवाद जी। अ, ऊना से थाना कला, जितेंद्र जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते जितेंद्र जी, क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक हम ठाक आपकी है? पंचायत। बढ़िया सर, बढ़िया जी। अच्छा अच्छा, तो जी। पिछली बार करवाया था आपने बीमा? हाँ जी, हाँ जी सर। वो हमने लास्ट पिछले साल करवाया था गेहूं का बीमा जी। 120 रुपए हमने प्रीमियम पे किया था, जिसमें मेरे को अच्छा, जी 6400 रुपए का जो है वो ऑटोमेटिकली किसी कार्ड में जो है उसका लाभ लाभ जो है वो आ गया था। कितना मिला आपको? 6400 रुपये इसकी। 6400 रुपया? हाँ जी, 6400। 6400 रुपया मिला? आपने मुझे तो बताया नहीं कि आप भी करवाइए, है ना? आपने हाँ जी, अकेला ही मेरे। लाभ उठाया इसका, जी है? जी जी। चलो ठीक है, ठीक है। तो क्या कहना अभी चाहेंगे आप? मैं तो सभी प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूंगा कि ये फसल बीमा सभी करवाएं, और ये अपने अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे भी ये अपना उपलब्ध है, तो वहां पे जाके कराएं। मैंने भी सीएससी सेंटर पे खुद ये स्कीम जब आई थी सीएससी में, तो वहीं से किया था। तो मुझे भी उस समय इतना लाभ मालूम नहीं था, लेकिन अभी जब लाभ आया तो पता लगा कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। चलो ठीक है, धन्यवाद। अब चंबा तीसा से गोविंद जी। गोविंद नमस्कार जी, सर। नमस्कार। हाँ नमस्ते, सुन रहे हैं? नमस्कार। हाँ जी, हाँ ठीक जी। ठाक हैं? हाँ जी, ठीक है। पिछली बार आपने बीमा करवाया था फसल का? जी सर, सेब के पेड़ पे करवाया था कौन 50। सी, कौ, कौ, हाँ, कौन सी फसल का एप्पल। करवाया था? एप्पल हाँ सर। जी, सेब। सेब सेब का। सेब सेब। का करवाया था? सेब का। तो हाँ जी, कितना प्रीमियम लगा था आपका? 2000 के करीब सर। दो 2000। हजार के करीब? 2000। हाँ और जी। उसमें क्या आपका जी, अनुभव रहा कि अगर फसल थोड़ी खराब हो जाए, कितनी फसल आपकी खराब हुई थी? आवाज सुन रहे हैं? स्टील हो गया।
जितेंद्र जी, आवाज नहीं। जितेंद्र जी, और भी किसी ने और भी करवाया था किसी ने यहाँ पर बीमा? बिल्कुल सर, ये हमारे प्रधान जी ने भी करवाया हुआ ही लास्ट ईयर। अच्छा अच्छा, अभी तो इनको अभी कितना मिला? 3,000 मिला सर। 3,000 बता हाँ रहे जी, 3,000 सर, 3,000 रुपए। जी जी। अभी अच्छा वो अच्छा मतलब मक्की की फसल का भी सर आ गया जी। अच्छा, हाँ जी, अभी हमने चेक किया, करवाया नहीं, लेकिन अभी मैसेज आ गया कि कितना आया वो अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो प्रधान जी ऐसा करना, अब सबको अपनी पंचायत में सभी वार्ड में जाकर के आपने सबको जागरूक करना है कि अपना इस मक्की की फसल का। बना दिया हाँ है जी, 100-150 मैंने बना दिया है पंचायत में ना बीच में। अभी सर अच्छा, एक 100-150 कर दिया। अभी हो गया इस पर नया, हाँ जी। मतलब जो उसका नए बीच में अच्छा बन जी, गए। ठीक है ठीक है। अच्छा, बना देंगे, आपका बना देंगे। सर इसमें एक कोई और suggestion है जी। सर हिमाचल में ना हाँ जी, जी बताओ। हेलो, जी जी, बोलें। एक हमारा सजेशन है कि उत्तराखंड सरकार ने इसमें ना जी एनिमल एनिमल अटैक का जो है वो भी कंपनसेशन इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे हिमाचल में वो नहीं है। तो वैसे हमारे क्षेत्र में तो आपने काफी राहत दे दी है, हमारे इधर तो है भी, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ एनिमल का ज्यादा है, तो वो भी हो जाए तो ज्यादा। देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है, करेंगे इसके ऊपर। कुल्लू से कुछ और ठीक है, पूछना हो सर? कुल्लू से कोई और कुछ बोलना चाहे हैं? जो सेंट्रल मिनिस्टर से बात करी थी सर, वो भी बैठे हैं वहाँ पर। तुमने अभी सेंट्रल मिनिस्टर से बात करी ना सर, करवा राम जी है, करवाओ दोनों राम जी साहब। ये नमस्कार जी। ये हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, मैं किसान हूँ जी, फार्मर हूँ कुल्लू से। डाबेराम मेरा नाम है जी। मैंने भी इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करवाया था इंश्योरेंस, तो मेरे को इसका क्लेम मिल गया जी, सीधे अकाउंट में आ गया जी। अच्छा, कितना आया था हाँ, आपके अकाउंट में? मेरा पिछले साल का लहसुन का किया था जी मैंने 3,000 रुपए प्रीमियम जी, तो उसका आ गया जी, मेरे को 16,800 रुपए जी। बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो सर तो आप भी देना ये चाहेंगे संदेश बाकी किसानों? हाँ जी, तो बच्चियों को मेरा यही रहेगा जी कि सबसे क्या नाम, पहले ये जो है तय टाइम पर, तय समय सीमा पर ये इंश्योरेंस करानी ही पड़ेगी सबको। ये हमारी पहाड़ी लोगों के लिए हमारी ये मजबूरी है कि करानी ही पड़ेगी ये। हाँ जी, ये मेरा संदेश है जी जी जी, सबको। हाँ जी। आपने तो तोमर साहब को तो पूरा अश्योर किया है कि मैं इसका सभी लोगों को जाकर के जागरूक करूंगा, तो ये बिल्कुल सर, करना भी है बिल्कुल सर। ना? हाँ जी, ये मेरा हाँ प्रथम कर्तव्य रहेगा कि मैं घर घर जाकर या पंचायत में जाकर, पंचायत फोरम में जाकर ये सब जाके करूंगा जी ये। हाँ जी, हाँ, कुछ एक लोग कर भी बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। जो नहीं होंगे अवेयर, उनके लिए मैं सब जाके बता दूंगा जी, मैं सब समझाऊंगा जी। जी जी, हाँ जी ठीक है ठीक है सर, ठीक ये है, जानते धन्यवाद हुए जी। कि और आपका वक्त बहुत कीमती है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मैंने पहले भी तोमर साहब से भी बात की थी सर कि पहाड़ी राज्य ऐसी हर गांव में सड़कें नहीं है सर, तो पीठ पर ही ढुलान होता है, सारा पैसा सर पीठ में ही, पीठ वाले ढुलान में ही चला जाता है। अब कार स्पैन की अच्छा, बात आई तो इसके लिए परमिशन बंद है सर, बोल रहे हैं कि नहीं ये हाँ नहीं लगा सकते आप। तो सरकार की अगर इसमें थोड़ी सी अगर दया होगी तो आम लोगों को जो भी लगाना चाहिए तार स्पैन, तो उनको जरा थोड़ा सा कृषि उसके लिए पर्पज से दे दी जाए परमिशन सर। विद हम्बल रिक्वेस्ट मेरी ये होना चाहिए सर। हाँ जी, जिससे कि हमारा मतलब। ठीक है, ये आपका अच्छा सुझाव है। हाँ इसको जी हम करेंगे विचार, हम इसको ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से, बीटीओ सर। के माध्यम से इस काम को कर सकते हैं। ऐसा प्रतिबंध तो कोई नहीं है मुझे लगता, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे। ठीक है ना जी?
लेकिन इसकी करेंगे व्यवस्था पंचायत स्तर के ऊपर, जो लगवाना चाहेंगे। आपके एरिया की इस तरह की दिक्कत है तो करेंगे इसमें, ठीक है नहीं? ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत दबेगा धन्यवाद आपका। तीसा से वापस जुड़ गए हैं, तो तीसा में अगर आपको आवाज आ रही है तो अब आप बताएं आपका क्या अनुभव है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ गोविंद जी बताएं। जी सर, 2000 का प्रीमियम जो था और मेरे को 20,000 के करीब सर मिले हैं। कितना मिला आपको सेब का? 20,000 के करीब सर। 20,000, बहुत अच्छा। तो और सर आपने एक फिर रिक्वेस्ट किसी बाकियों को भी बताया कि बात अपने तक ही रखी? नहीं बताया है सर। सबको बताया? हाँ जी, हाँ जी। तो आज इसे वर्चुअल माध्यम से बताइए। अब सब प्रदेश के अंदर सब आपकी बात सुन रहे हैं। जी, तो मैं पूरे प्रदेश वासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी अपना फसल का बीमा करवाएं, चाहे वो अपनी बागवानी में हो, चाहे अपनी कृषि में हो। तो ये जानकारी हमें के माध्यम से मिली। तो ठीक है सर, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। जी सर जैसे इस साल ड्रॉट पड़ा है, सूखा बहुत है, तो चंबा में सर हमारा पिछड़ा इलाका है और चंबा में हम तीसरा बहुत ही इंटर इलाका है। जैसे आप एक बार हमारे इलाके में आए भी थे पहले, तो सर यहाँ पे सिंचाई का ठीक। कोई साधन नहीं। हाँ जी, तो अगर सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ तीसा में हो जाए तो एक आपसे रिक्वेस्ट है सर। कौन सी पंचायत से हैं आप? तीसा में देसवी पंचायत सर। देसवी। हाँ तो जी उस पानी तो आपके बहुत है, नाले वाले तो काफी हैं, पानी की कमी क्यों है ऐसी? फिर सोर्सेज तो हैं पानी के, आपके नहीं है? सोर्स नहीं है? सोर्स सर हमारे जैसे नाले नीचे हैं, तो वहाँ पे उठाव जल योजना ही काम करेगी, तो उसके लिए खर्चा जो है वो ज्यादा लगेगा। जैसे हम किसान इकट्ठा होके जैसे ग्रुप बना के, तो आपका अगर सहयोग होगा, जैसे हमारी बागवानी में भी चलो इसमें ना, इसकी कोई स्कीम बनाने के लिए विभाग को मंत्री जी निर्देश देंगे। उसके अलावा आप जो वहाँ पे मनरेगा के तहत पंचायत में छोटे छोटे स्टोरेज टैंक और चेक डैम इस टाइप की चीज़ें बना सकते हैं, जिससे पानी जो है वो बर्बाद ना जाए, लोकल छोटे छोटी जगह पे इकट्ठा हो जाए। टैंक्स बना सकते हो, बड़े जल संग्रहण करने के लिए आप कच्चे पॉन्ड बना सकते हो, तालाब, जिससे पानी जो है नीचे ग्राउंड वाटर भी आपका रिचार्ज हो। और मनरेगा में तो आपने ही पंचायत में काम करना है, आपने योजना बनानी है, आपने ही लागू करनी, और उसमें किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्कीमें भी पंचायत में थोड़ा शुरू करें। जी सर, हमारा जो सोर्स है वो हमारी पंचायत से साथ में लगता नाला है, लेकिन वहाँ पे सर पंप वगैरह और वो पंचायत कैसे करेगी सर। इसीलिए थोड़ा अगर बड़े लेवल पे है कि पूरी पंचायत या पूरे इलाके के लिए कोई ऐसी प्रोजेक्ट अगर उठाओ जल योजना जैसे इस तरह से। हाँ जी सर। ठीक है, अपने माननीय विधायक जी और डिप्टी स्पीकर जी से भी बात कर लेना। ये स्कीम अपनी एमएलए प्राथमिकता में डालें, और ये बड़ी इरिगेशन की स्कीम जो है वो आपकी उस क्षेत्र के लिए जो है वो हो जाएगी। आजकल बागवानी में आ रहा है ना, तो इसलिए सर पानी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, सिंचाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं फिर अंत में एक ही कहूंगा कि ये जो हमारा अभियान है ये पूरे 1 सप्ताह का चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक हमने जो हिमाचल के दृष्टि से 2 कंपनियां इसमें इम्पैनल्ड हैं, एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जीआईसी, एसबीआई की
जीआईसी कंपनी है, तो सिर्फ इन्हीं में ही हमने फसल बीमा का करवाना है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि आजकल बहुत सारी फेक कॉल्स भी आ रही हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उनके माध्यम से पैसा जमा नहीं करवाना है। तो ये अपने बैंक में, नजदीक बैंक में जाकर के लोकमित्र केंद्र में अपने इस अपनी फसल का बीमा जो है वो आप सब ने कराना है, और इस थोड़ा जालसाजी से भी आपने थोड़ा बच के रहना है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबका समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उसके पीछे पड़ा है, उसको आगे इंस्ट्रक्शन ये फसल बीमा स्टेट पे कवर ऑफिसर उनको बड़ा अच्छा मिल गया कि जो नमस्कार सभी किसान भाइयों बहनों। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के अंतर्गत जो फसल बीमा पाठशाला का आयोजन शुरू हुआ है और जो आज का एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, उसके अंतर्गत हम जो 2 योजनाएं प्रदेश भर में लागू हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, इन 2 योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें तो आज का जो सामग्री रहेगी उसमें योजना की मुख्य विशेषताएं और ऑप्ट आउट का एक प्रोविजन है कि स्कीम से अगर नहीं कोई करवाना चाहता है, पहले की तरह वो मैंडेटरी नहीं है तो उससे बाहर भी हो सकते हैं। और नामांकन प्रक्रिया कि अगर किसी ने बीमा का लाभ लेना है तो किस तरह से नामांकन करवाएं, क्या उसके लिए दस्तावेज की आवश्यकता होगी और कौन से चैनल्स पार्टनर हैं जिनके माध्यम से वो बीमा करवा सकता है। और इसी तरह से दावा निपटान प्रक्रिया यानी कि क्लेम सेटलमेंट, जो क्लेम्स मिलते हैं, कुछ किसान भाई यहाँ पे ऐसे जिनको क्लेम्स मिले हुए हैं उनको तो पता ही है कि क्लेम्स किस तरह से आ रहा है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं होगी अभी। इसी तरह से शिकायत निवारण तंत्र, जिसमें ग्रीवांस जो फार्मर्स के रहते हैं किसानों की, कि आपने कई बार होता है बीमा करवाने में दिक्कत आ रही है या बैंक से दिक्कत आ जाती है या CSC विलेज जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है, लोक मित्र केंद्र, या कई बार हमसे भी खुद से भी कंपनी से भी कुछ शिकायतें होती हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके भागीदार हैं, चाहे वो राज्य सरकार है, उसमें उद्यान विभाग, कृषि विभाग, बीमा कंपनियां हैं, और इसी तरह से लोक मित्र केंद्र हो गए, बैंक्स हो गए, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 चीजें मैं जो शुरू में बताया कि 2 तरह की स्कीमें, 2 तरह की योजनाएं प्रदेश भर में कार्यान्वित की जा रही हैं। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी है मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इन दोनों में फर्क है। तो पहले मैं जो प्रकाश डालूंगा वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे डालूंगा कि उसके प्रावधान क्या क्या है, कौन से जोखिम, कौन से रिस्क हैं जो आपकी फसल को हैं और उनको कवर किया जाता है, जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट, जिनकी वजह से आपका नुकसान होता है और फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है। तो पहले इस पे करेंगे, फिर हम दूसरे स्कीम के कंपोनेंट पे जाएंगे जो मौसम आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में ये बताना चाहूंगा। इसमें 2 तरह के कंपोनेंट हैं। एक है व्यापक आपदा, जिसको हम कहते हैं कि वो बड़े एरिया में आई है, बड़े क्षेत्र में। तो वर्तमान में अगर हम बात करें हिमाचल की, तो यहाँ पे तहसील, सब तहसील
या इनका समूह अधिसूचित किया गया है इसके लिए। और ये एक इस तरह का व्यापक आपदा के केस में किसानों को कोई किसी तरह की सूचना देने की आवश्यकता नहीं रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये अपने आप स्वचालित प्रक्रिया है जिसमें जो विभाग है, कृषि विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, ये एक CCE क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं फसल कटाई प्रयोग, उनका कंडक्शन किया जाता है। उसके माध्यम से वो डाटा वहां से कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है कि कौन सी तहसील, सब तहसील या जो ग्रुप है, जो समूह है, कहाँ पे उसका जो यील्ड है, जो उसकी पैदावार है, उसमें वो असल में कितनी रही है। तो जो पिछले 5 साल का जो एवरेज होता है उसके आधार पे जब वो वर्तमान जो पैदावार है उसमें वो कमी पाई जाती है, तो उस कमी की भरपाई इस व्यापक आपदा के कंपोनेंट में की जाती है। और इसमें 2-3 तरह के कंपोनेंट हैं। एक आता है निष्फल या बाधित बुआई, ये सबसे पहले लागू होता है। ये इस तरह का है कि जैसे कि अभी किसान लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिंचाई की सुविधा नहीं है या सूखा पड़ जाता है, तो ये हमारा एक ऐसा कंपोनेंट है कि हो सकता है कि आपने या तो 2 कारण है कि हमारी जमीन में नमी नहीं है और आप फसल बुआई शुरू ही नहीं कर पाए, एक वो। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपने बीज तो जमीन में डाल दिया लेकिन कई कारणों से, जिसमें एक सूखा भी आता है, कि वो निष्फल हो गया, वो अंकुरित ही नहीं हुआ। तो ये भी एक इसमें कंपोनेंट है और इसमें भी किसान को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें राज्य सरकार और जो उनकी जिला स्तरीय जो समितियां बनी हैं, राज्य स्तरीय भी समिति बनी है, वो एक वहां पे निर्णय लेती है कि किसी जो हमारा नोटिफाइड जो अधिसूचित क्षेत्र है, कहाँ पे वो कमी पाई जा रही, जहाँ पे ये फसल बुआई नहीं हो रही है, और इसको घोषित किया जाता है कि वहाँ उस एरिया में वो फसल बुआई प्रभावित हुई है और उसके अनुसार वहाँ पे वो दावा या क्लेम सेटलमेंट किया जाता है। और इसी तरह से एक और कंपोनेंट है, एक और इसका हिस्सा है, वो है मध्यम मौसम की प्रतिकूलता। यानी कि आपकी जो खड़ी फसल है, मान लिया कि उसकी बुआई सफल हो गई है, लेकिन जब वो अभी कटने से पहले बीच में कई बार क्या होता है कि वो मौसम कुछ जैसे कि आजकल हो ही रहा है, वो थोड़ा अप्रत्याशित तौर पे व्यवहार करता है कि अचानक से ड्राई स्पेल आ गया बड़ा लंबा, या तो यूं कह लो कि कोई डिजीज बीमारी आ गई, या कुछ ऐसे कई कारण हैं जिनसे लगता है कि उसका जो अधिसूचित क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में जो फसल पैदावार है जितनी रहती है उसके भी 50% से कम तक जाने की संभावना है। तो उस केस में ऑन अकाउंट पेमेंट हम जिसको कहते हैं, वो शुरू में देने के किसमें प्रावधान रहता है, और ये भी अधिसूचित क्षेत्र आधार पे, यानी कि तहसील, सब तहसील या उसके समूह के लेवल पे सेटल होता है। तो ये जो कंपोनेंट में अभी डिस्कस किया वो है व्यापक आपदा, यानी कि किसी एक खेत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक पूरे क्षेत्र की, जिसमें अभी अगर हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो वहां पे तहसील, उप तहसील या इनका समूह है। ये रहा एक इसका हिस्सा। और जो दूसरा हिस्सा इसका स्थानीय आपदा, यानी कि लोकलाइज कैलेमिटी। इसमें किसान भाइयों को थोड़ा सा ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये थोड़ा सा व्यापक आपदा से इस तरीके से अलग है कि ये क्षेत्र के लिए नहीं है, ये खेत विशेष पे लागू होता है। और दूसरा, अब जैसे कि पहले कंपोनेंट में था कि किसान को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटेड था प्रोसेस, वो स्वचालित प्रक्रिया थी। लेकिन स्थानीय आपदा के केस में किसानों को 72 घंटे के अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर जब भी वो घटना घटित होती है, विभाग को, बैंक को या बीमा कंपनी को, तो उनके टोल फ्री नंबर है या मेल्स के थ्रू किसी भी माध्यम से आपको सूचित करना अनिवार्य है। अन्यथा वो जो आपका नुकसान है उसकी भरपाई की संभावना जो है 0 हो जाती है। तो ये आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि स्थानीय आपदा के केस में 72 घंटे वाले क्लोज को ध्यान रखना है कि आपको सूचित करना है। और इसमें कहाँ सूचित करना है और टोल फ्री नंबर वगैरह वो हम सेशन के एंड में भी बताएंगे। तो स्थानीय आपदा के केस में भी 2 तरह के हैं, वो 2 केस में हो सकता है। एक है खड़ी फसल में,
जब आपकी खड़ी फसल है तो उसमें कौन कौन से, अब देखो कई कारण होते हैं इसमें खड़ी फसल को नुकसान होने की। जैसे कि अभी एक बात करी जा रही थी कि जानवर भी खा जाता है, या कोई और में भी कोई एक असामाजिक तत्व होके आग लगा दे कहीं फसल को। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो शामिल नहीं है। जो शामिल हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। एक, भूस्खलन, यानी कि आपका खेत जो है बारिश से या किसी वजह से वो जो हिस्सा है वो निकल जाए, आपका टूट जाए। दूसरा है ओलावृष्टि, जब आपका ओला आ जाता है खेत में। तीसरा है प्राकृतिक आग। तो ये आग कौन सी है? प्राकृतिक, वो नेचुरल कारण से, जिसमें मतलब इंसान के द्वारा ना लगाई गई हो। इसी तरह से बादल फटना और बाढ़, जो बाढ़ वाले एरिया वहां पे अगर बाढ़ आती है वो, लेकिन ये वाला जो बाढ़ वाला कंपोनेंट है या जिसको हम जल भराव भी कह सकते हैं, ये धान फसल पे लागू नहीं होता। तो ये ध्यान रखना कि खड़ी फसल में सिर्फ इन कारणों से हुए नुकसान को भरपाई की जाती है, अन्य कारण इसमें लागू नहीं है। कई बार किसान कहाँ पे गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि किसी वजह हवा से आंधी से मेरी फसल गिर गई, तो उनको लगता है भाई नुकसान तो हुआ है, स्थानीय आपदा तो है, वो सूचित भी करते हैं। और कई बार हो सकता है कि जो हमारा स्टाफ है कोई एक आध ऐसा आ जाए कि चलो देख लिया कैसा खेत है, तो फार्मर्स को ये लगता है कि मेरे खेत का विजिट हो गया, मैंने सूचित कर दिया तो मेरे को क्लेम मिलना चाहिए। वो वाला क्लेम अगर आपका कवर है तो वो इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष तौर पे वो कवर है व्यापक आपदा में, वो स्थानीय आपदा में कवर नहीं है। स्थानीय में सिर्फ भूस्खलन, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग, बादल फटना, बाढ़ जो धान फसल को छोड़ के है, यही एप्लीकेबल है खड़ी फसल के केस में। और इसी तरह से इस योजना के एक और जो रिवैम्प की गई थी, इसका दोबारा से इसको जो कहीं के सुधार किया गया था, इसमें एक और कंपोनेंट जोड़ा गया था, कटाई के बाद का नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जिसमें हम करते हैं कई बार की कटाई के बाद हम ऐसी फसल होती है कि हमने खेत में वो काट के सुखाने के लिए छोड़ दी, कट एंड स्प्रेड कंडीशन जिसको हम कहते हैं, कटी हो और सुखाने के लिए। लेकिन ऐसी ही फसल जो ऐसी कंडीशन में रखनी जरूरी है, हर फसल के लिए नहीं। तो ऐसी फसल के लिए चक्रवात खैर हिमाचल में आता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेबल, वैसे तो नोटिफाइड सारे हैं अधिसूचित चक्रवात, चक्रवर्ती बारिश, बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि। लेकिन अगर ओलावृष्टि सपोज मैंने मान लो कि मैंने अभी गेहूं की कटाई कर ली, गेहूं की कटाई करके मैंने वही फसल रख दी, खेत में ही रख दी, और अचानक से मौसम ने करवट बदली और रात को चाहे लोकल लेवल पे बारिश हो गई और वो मेरी फसल खराब हो गई। ऐसी स्थिति में आपको वही 72 घंटे के अंदर आपको, चाहे वो कृषि विभाग के माध्यम से जो आपके लोकल डिपार्टमेंट है या इंश्योरेंस कंपनी का, बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर है, और हमारे वहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी है लोकल लेवल पे, उनके माध्यम से, या जिस बैंक के माध्यम से आपने बीमा करवा रखा है, इनमें से किसी भी माध्यम से जो आपको सुलभ लगे आप सूचित कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है आपके पास प्रूफ रहे इसका। कई बार दिक्कत आ जाती है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अपने पास प्रूफ रहे, सबूत रहे उसका। इसी तरह से यही वाले जो अभी हमने डिस्कस करे, यही वाली चीजें यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखी हुई है, थोड़ा इसको विस्तारित रूप से लिखी हुई है। तो इसमें भी आपको ये ध्यान देने की बात है, जैसे फसल कटाई के बाद की जो मैं बात कर रहा था, वो 2 सप्ताह के लिए है, यानी कि 14-15 दिन के लिए है वो कवर, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी रखो, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आ जाते हैं हम जो इस स्कीम में, देखो 2 स्कीम में शुरू से कह रहा हूं, एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी है मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो फसलें हैं अधिसूचित जिनका बीमा करवाया जा सकता है, खरीफ मौसम जो अभी चल रहा है इसमें मक्का और धान है, और रबी मौसम जो सर्दियों में आता है उसमें गेहूं और जौ है। और इसके लिए जो बीमित राशि है, बीमित राशि इसमें है आपकी, अगर मैं बीघा की बात करूं, मक्के में 2400 रुपया और धान में भी 2400 रुपया बीमित राशि है, और गेहूं में भी 2400 है, सिर्फ जौ में 2000 है प्रति बीघा। और प्रति बीघा जो प्रीमियम आपको देना है, प्रतिशत में बात करूं
तो खरीफ मौसम में 2% है और रबी में 1.5% है। और जब इसका मैं 2% निकालता हूँ, मक्का धान इसका 48 रुपया प्रति बीघा पड़ता है। और इसी तरह से गेहूं के लिए 36 रुपये प्रति बीघा पड़ता है और जौ के लिए 30 रुपये प्रति बीघा पड़ता है। और अगर इसमें या दूसरे में भी अगर हम बात करें, जो प्रीमियम दरें हैं ये फिक्स है, ये वो प्रीमियम दरें जो किसान को देनी है, अदा करनी है। अगर असल में रेट अगर इससे कम जाता है तो हो सकता है प्रीमियम फार्मर को, किसानों को कम भी देना पड़े। जो भी कम रेट होगा वो फार्मर को वहन करना है। बाकी का सारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें उपदान उपलब्ध कराती है, सब्सिडी देती है। और जो इसमें नॉमिनेशन यानी कि एनरोलमेंट या तो यूं कहें बीमा प्राप्त करने की जो अंतिम तिथियां हैं, खरीफ सीजन यानी कि मक्का और धान के लिए 15 जुलाई, रबी सीजन यानी कि गेहूं और जौ के लिए 15 दिसंबर है। तो इसके बाद जो अगली स्कीम है, एक हम उस पर भी आएंगे जो कॉमन है। तो जो अगली स्कीम है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, उसमें सुप्रिया जी SBI GIC से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अभी तक आपको पवन सर ने, जो कि AIC से है, उन्होंने आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया कि उसमें कौन कौन सी फसलें कवर की गई है, कौन से जोखिम उसमें कवर किए गए हैं। अभी जो दूसरी स्कीम पे जो हिमाचल में चल रही है वो है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, जिसे हम बोलते हैं वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इस योजना के तहत जो हमारे कवरेज है कि हम किन किन जोखिमों को कवर करते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे वर्षा, बारिश, अधिक बारिश होने की वजह से फसल को यदि नुकसान होता है, कम बारिश या बेमौसम बारिश की वजह से नुकसान होता है, ये जोखिम कवर है। तापमान, उच्च तापमान, जरूरत से अधिक अगर किसी फसल को तापमान मिलता है और वो फसल खराब हो जाती है तो ये कवर, या न्यूनतम तापमान रहता है कि जितना उस फसल को लगने के लिए तापमान चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो कवर है इसमें। ह्यूमिडिटी, जिसको हम उमस बोलते हैं, वो इसमें कवर है। हवा की गति, फ्रॉस्ट, ठंड, जो मतलब पाला चढ़ जाता है, जब हम फसलों के ऊपर पाला चढ़ जाता है उसकी वजह से यदि नुकसान होता है, ये कवर है। और इन सभी का, ये सभी कंडीशंस अगर होती है एक साथ, तो ये सभी कंडीशंस जो है इस स्कीम के तहत कवर है। इस स्कीम में एक और एड ऑन कवर है, मतलब इस चीज के लिए, इस कवर को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा अधिक प्रीमियम पे करना होगा, जैसे कि ओलावृष्टि और बादल फटना। ये कवर कुछ क्रॉप्स के लिए या कुछ फसलों के लिए ही कवर दिया गया है। जैसे कि यदि हम हिमाचल में बात करें तो केवल सेब की फसल, एप्पल की क्रॉप के लिए ओलावृष्टि का कवर जो है वो दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में कौन कौन सी फसलों को कवर किया गया है। यदि हम खरीफ की बात करें तो खरीफ सीजन में मुख्यतः 6 सब्जियों की फसलों को कवर किया गया है, जिसमें है आलू, टमाटर, अदरक, मटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी। यदि हम रबी की बात करें तो रबी सीजन में हमारे फल और सब्जियां दोनों फसलों को कवर किया गया है, और इसमें मुख्यतः टमाटर, आलू, शिमला मिर्च और लहसुन की फसल को कवर किया गया है सब्जियों में। और यदि हम फल की फसलों की बात करें तो उसमें एप्पल, प्लम, पीच, सिट्रस और मैंगो, इन फसलों को कवर किया गया है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इस स्कीम के तहत क्लेम का भुगतान या जो भी आपका मुआवजा हम देते हैं वो किस तरह से, क्लेम कैलकुलेशन या किस तरह से मुआवजा दिया जाता है। इस स्कीम के तहत व्यक्तिगत तौर पे यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे क्लेम जो है वो नहीं दिया जाता। ये एक एरिया अप्रोच के बेसिस पे काम करने वाली स्कीम है, यानी कि यदि किसी एक यूनिट या किसी एक इकाई में या किसी क्षेत्र में नुकसान होता है तो उस क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने अपना प्रीमियम दिया है या अपना इंश्योरेंस किया है उन सभी को
सभी को एरिया अप्रोच बेसिस पे, यानी कि उन सभी को क्लेम दिया जाएगा। और क्लेम किस तरह से कैलकुलेट होता है, हर एक ग्राम पंचायत जो है उसको इकाई जो है माना गया है। उस ग्राम पंचायत में आपके वेदर स्टेशन लगे होंगे। वेदर स्टेशन की जो भी रिपोर्ट होगी उसको कुछ मापदंडों के साथ कंपेयर किया जाता है। यदि उन मापदंडों में कोई भी उतार या चढ़ाव रहता है तो हम क्लेम जो है वो पे करते हैं। इस योजना में फार्मर के अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट आएगा। आपको किसी भी चैनल के थ्रू कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत तौर पे क्लेम को सेटल नहीं किया जाता है। यदि हम अब ये जो दोनों स्कीम्स के बारे में आपको हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया है कि कौन सी स्कीम के तहत आपकी फसलों को कवर किया गया है। जौ, गेहूं और आपका मक्का, धान, ये किस स्कीम के तहत आता है, और आपकी फल की फसलें और सब्जियों की फसलें किस स्कीम के तहत आती है। तो इसका आपको थोड़ा बहुत इस प्रेजेंटेशन के बाद थोड़ा बहुत पता चल चुका होगा। अब इसके बाद हम मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्रॉप इंश्योरेंस की क्या क्या महत्व है, क्यों हमें क्रॉप इंश्योरेंस को करना चाहिए। सबसे पहले तो क्रॉप इंश्योरेंस जब आप करते हैं, ये जो किसान है वो क्रॉप इंश्योरेंस करवाता है अपनी फसलों का, जिसको भारत सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और यदि कोई भी मौसम की विषमताओं के कारण यदि आपकी फसल का नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका मुआवजा देती है। तो सबसे पहले तो यदि नुकसान होता है तो उसकी वजह से यदि आपकी इनकम या आपकी जो भी आपकी कमाई है उसमें कोई भी उतार चढ़ाव आता है, तो वो एक तरह का स्टेबिलिटी आपको ये इंश्योरेंस स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है। दूसरा ये है कि जो भी आपने अपनी फसल को लगाने के लिए, जो भी आपने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो भी उसको लगाने के लिए आपने कुछ भी खाद या किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड्स या किसी भी तरह की कीटनाशक यूज किया है, तो उसका जो भरपाई है वो आप इस क्लेम के अमाउंट से कर सकते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप फसल बुआई कर रहे हैं तब से लेकर जब तक आप फसल की कटाई नहीं कर देते उसके 14 दिन बाद तक ये योजनाएं जो है आपको कवर प्रदान करती है। दूसरा, जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि इसके जो प्रीमियम रेट्स है वो बहुत ही न्यूनतम है। किसान के द्वारा दिए जाने वाली दर बहुत ही कम है। तो अधिक से अधिक हो सके तो आप इस योजना को आप इंश्योरेंस करवाएं अपनी क्रॉप का, सो दैट कि आपका इनकम जो है वो स्टेबल रहे। दूसरा, स्कीम जो है जैसे कि बताया गया है कि स्कीम अब जो है 2020 के बाद वॉलेंट्री कर दी गई है, स्वैच्छिक कर दी गई है। ऋणी और गैर ऋणी किसान यदि स्कीम में अपना भागीदारी चाहते हैं तो वो अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। यदि वो नहीं चाहते तो वो बैंक शाखा में जाके अपना ऑप्ट आउट साइन करके दे सकते हैं। इसमें हर तरह की रिस्क कवर है और इसकी वजह से जो भी आपका नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत उससे फायदा हो जाएगा। यदि आप इंश्योरेंस करवाते हैं, आपका मान लीजिए आपने केसीसी लोन लिया है, उस केसीसी लोन की भरपाई में भी उस क्लेम अमाउंट से आपको मदद मिल सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस स्कीम के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अब इसके बाद आपको पवन सर दोबारा से बताएंगे कि इस स्कीम के तहत यदि आपको एनरोलमेंट करना है तो आप कहां से अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने आप को कहां से इस स्कीम में जोड़ सकते हैं। दूसरा कि आपको यदि एनरोलमेंट करना है, आपको अपने आप को स्कीम से जोड़ना है, तो आपको कौन कौन से दस्तावेज जो है वो जरूरी रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी तक चर्चा हुई, जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों योजनाओं के बारे में हमने जो उसके मुख्य बिंदुवार चर्चा हमने करी है। अब क्योंकि स्कीम के प्रोविजंस प्रावधान के बारे में हमने जाना, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसलिए एलिजिबल या यूं कहें पात्र किसान कौन से हैं। तो ये योजना जो है वो अधिसूचित क्षेत्रों, यानी कि वो वाले क्षेत्र जहाँ पे ये वाली स्कीम या योजना लागू की गई है और जिन फसलों के लिए की गई है, तो उन वाले क्षेत्र में जहाँ पे ये अधिसूचित है उन फसलों के लिए कि इनका बीमा किया जा सकता है।
ऐसे क्षेत्र में सभी तरह के किसान, चाहे वो बटाईदार हो चाहे काश्तकार हो, जिसको हम कहते हैं साझेदारी में कर रहे हो या पट्टे पे बुआई कर रहे हो, या वो स्व भूमि मालिक हो, खुद की जमीन पे कर रहा हो, तो ऐसे सभी किसान इसमें पात्र हैं, वो अपना बीमा, फसल का बीमा करवा सकते हैं। और दूसरा, इसका जो 2020 से खरीफ में इसको स्वैच्छिक किया गया है। इससे पहले ये था ऋणी किसान के लिए मैंडेटरी हुआ करता था, लेकिन मैं इसी के साथ एक बात जोड़ना चाहूँगा, सभी किसानों के लिए एक बात कहना चाहूँगा। स्वैच्छिक करने का मतलब ये नहीं कि आप ऑप्ट आउट की तरफ जाएं, बीमा का लाभ ना उठाएं। मैं तो यही कहूँगा, बीमा को एक आप अपनी एक आवश्यकता समझते हुए इसको करवाएं, क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं होता कि आपका टाइम अच्छा है कि फसल आपको अच्छी मिलेगी। वो एक ऐसा वक्त आता है जब वो मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, या यूँ कहूँ कि बीमारी लार्ज स्केल पे आ जाती है, तो उस टाइम आपको तब महसूस होगा कि हमें बीमा करवाना चाहिए था, लेकिन वो तब करवा नहीं सकते। तो कुछ ऐसे फार्मर्स भी रहते हैं, किसान भाई, जो 2 साल में करवाएंगे, क्लेम नहीं आया तो वो अगले से कि फायदा नहीं, छोड़ देते हैं, और उसी बार उसके फसल का नुकसान होता है और उस एरिया में क्लेम बनता है, जिससे वो वंचित रह जाता है। तो जब उसने प्रीमियम नहीं दिया, जब उसको क्लेम मिलना था, तो वो वंचित रह गया। और जब उसका भगवान की दया से फसल अच्छी हुई, तो उसको ऐसा लगा कि मेरा प्रीमियम जाया गया। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी तरह से, अब क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो अब इसमें अगर वो ऑप्ट आउट करना चाहता है किसान, फिर भी अगर उसको लगता है कि मुझे नहीं करवाना है, और ऋणी किसान के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऋणी के लिए ही मैंडेटरी था, अऋणी के लिए तो पहले से ही ऑप्शनल है। तो ऋणी किसान संबंधित शाखा में जाकर उसको एक प्रस्ताव पत्र होता है, वो भर के देना होता है साइंस डेट्स के साथ, कि मुझे इस स्कीम में आगे से शामिल नहीं होना है। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर दोबारा से शामिल होना होगा, तो बैंक में जाके, आप संबंधित बैंक में जाके ऑप्ट इन का फॉर्म जरूर दें, ताकि बैंक आपको आगे से उसमें सम्मिलित करे। अब इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, बैंक से बीमित होने का फायदा ये होता है कि आपको जो दस्तावेज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो बार बार नहीं देने होंगे, क्योंकि बैंक में आपका KYC ऑलरेडी हो रखा होता है, जमीन का रिकॉर्ड उनके पास पड़ा होता है, आधार उनके पास पड़ा होता है। तो इस तरह से, और दूसरी बात, कट ऑफ डेट जाने का आपको कोई रिस्क नहीं होता, जिम्मेवारी सारी बैंक की रहती है। अगर बैंक ने नहीं किया तो बैंक जिम्मेवार रहता है, और कर दिया तो अपने आप आपका हो रहा है। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। और अगर फिर भी आप अऋणी तौर पे करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट निजी शाखा हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, RRB हो, कमर्शियल बैंक हो, कोई सभी बैंक, जहाँ पे आपका बचत खाता, जनधन खाता, कोई भी खाता हो, वहां से आप इसका फायदा ले सकते हो। अब इसमें जो मेन जो चीज है, कभी भी हमने कुछ करवाना होता है तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, सीधे तो इंश्योरेंस होता नहीं। 2 चीजें हैं, एक पैसा, दूसरा उसके साथ कागज पत्र की क्या देंगे। तो इसमें, क्योंकि अभी हमने कहा था कि सभी तरह के किसान इसमें पात्र हैं, तो इसमें 2 हिस्सों में बांटा गया है, कि किसान जिसका खुद का है, और जो दूसरा बटाईदार। तो पहले मैं अनिवार्य जो कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना हो ही नहीं सकता, वो मैं क्या कहूँगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हम फसल का बीमा करवा रहे हैं, तो फसल के लिए लैंड रिकॉर्ड तो हमें देना ही होगा। जो जमीन है, किसान है तो अपना जो अधिकार का रिकॉर्ड, जिसमें जमाबंदी कह सकते हैं, कि वो उसके नाम पे हो। और दूसरा आधार कार्ड, ये मैंडेटरी है, बिना आधार कार्ड के ये हो ही नहीं सकता दोनों स्कीम्स के तहत, क्योंकि इसमें सरकार की सब्सिडी शामिल है। तीसरा है बैंक पासबुक, जिसका प्रथम पृष्ठ, जिसपे खातों का विवरण, जिसमें फार्मर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ रहता है वो। और एक इसमें थोड़ा सा मिस हो गया, वो है मोबाइल नंबर। कौन सा जो आपका एक्टिवेट जो चल रहा हो मोबाइल नंबर, वो आपको जरूर देना है, क्योंकि उसके माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। कोई अगर डॉक्यूमेंट में कमी रहती है, कुछ भी, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल नंबर जरूरी है। और इसी तरह से बटाईदार किसान, इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि ये सारे दस्तावेज बटाईदार किसान को भी लगाने होंगे। एक ही उसमें एडिशनल है, वो है पट्टा विलेज, जिसको हम कहते हैं, या साझा फसल, जो हमने पार्टनरशिप में जो हम फसल बो रहे हैं, उसका कोई एग्रीमेंट रहता है या एफिडेविट रहता है, वो एज पर नोटिफिकेशन जो राज्य सरकार की अधिसूचना होती है, उसके अनुसार आपको जो लीगली वैलिड
वैलिड, जो मतलब हम कहते हैं कानूनी तौर से मान्य है, वो आपको देना होगा। तो ये वो चीजें आ रही है जो अभी डिस्कस किया था कि ये आपको क्या होगा, जब आप बतौर अऋणी किसान करवाते हैं तो आपको हर बार आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी, और जबकि आप बैंक से करवाते हो तो ये एक ही टाइम की एक्सरसाइज है, आपको बार बार देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसको सहायक वैकल्पिक दस्तावेज कहते हैं। ऊपर वाले तो ऐसे जो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लागू है कि ये तो लगेंगे ही लगेंगे, इसके बिना है ही नहीं। और एक और है जिसमें हम क्रॉप्स ऑन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, फसल बुआई प्रमाण पत्र, जो वो या तो वो पटवारी या इनके द्वारा, जो ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा जो हस्ताक्षरित होते हैं, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें दी जा सकती है। ये एज पर राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना दी जाती है उसके अनुसार मान्य है, लागू है। अब हम आते हैं कि चलो अब दस्तावेज भी हो गए, प्रीमियम कितना देना है, कट ऑफ डेट क्या है, वो सारे में डिस्कस हो गया है। अब ये कि हम कर कैसे सकते हैं, जो अभी मैं कह रहा था। तो जो किसान जिनका जो बैंक शाखा, तो बैंक हमारा एक प्राइम है, क्योंकि ऋणी के लिए तो पहले से ही रहा है, ऋणी के लिए भी है, वो दोनों के लिए, और ये खुला है बैंक, ठीक है। तो इसमें वो दोनों स्कीम के तहत वो अपना बीमा करवा सकते हैं। वो इवन बैंक के अलावा जो हमारे CSC कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको हिमाचल में लोक मित्र केंद्र कहते हैं, उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं। लेकिन वो दस्तावेज वाली बात आपने ध्यान रखनी है। और जो बीमा कंपनी जिसको दिया गया है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्तमान में AIC पूरे हिमाचल में कर रही है, और मौसम आधारित में कुछ में SBI GIC, हॉर्टिकल्चर में कुछ और कंपनी है, वो क्षेत्र आधारित है, वो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। तो फसल बीमा का फायदा आप उनसे भी ले सकते हैं। उनके मध्यस्थ होते हैं जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में एजेंट कह देते हैं, उनके माध्यम से भी हो सकता है। दूसरा एक और है जो PMFBY का पोर्टल है। अगर आप गूगल में जाओगे PMFBY लिखोगे, PMFBY, तो वहां पे वो आ जाएगा आपको। उस पोर्टल के माध्यम से भी आप, जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो IT का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, वैसे तो होगा ही, आजकल WhatsApp Facebook चलता है, तो आप उसके माध्यम से भी वहां पे बड़ा सिंपल है, वहां से भी करवा सकते हैं। और अब जो बैंक में करवाने के लिए क्या है कि किसी भी बैंक में नहीं जा सकते, आपने ये ध्यान रखना, जहां पे आपका खाता हो उसी बैंक में। अब वो बैंक कोई भी हो सकता है। और इसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड अगर वो नया बन रहा हो, ये ध्यान रखना। अगर अभी जैसे बात हुई कि हम KCC और बनाएं, तो नए बनने के टाइम आप इनिशियल स्टेज पे जब आप अप्लाई कर रहे हो, आप वहां पे वो दे सकते हो कि क्या मुझे इस बीमा स्कीम में शामिल होना है या नहीं, ये सूचित करना है। या रिन्यू करवाने जा रहे हो कि उसकी लिमिट बने 5 साल के लिए, 6 साल के लिए जो होता है, उसके रिन्यू कराने जाते हैं, तो भी ये चीज आप दे सकते हैं। और इसी तरह से जब फसल की बात आती है, कई बार क्या होता है कि हमने एक फसल कोई और के लिए ऋण ले रखा है, और असल में बुआई हम किसी और फसल की कर रहे हैं। तो इसमें भी एक प्रावधान है कि आप 2 दिन पहले जो कट ऑफ डेट है, जैसे कि 15 जुलाई अगर कट ऑफ डेट है, तो 13 जुलाई तक आप उस बैंक में जाके ये भी बता सकते हैं कि मैंने लोन ले रखा था इस फसल के लिए, लेकिन अभी मैं लगा रहा हूँ मक्का, तो मेरे को मक्के का बीमा भी करवाना है। तो आप वहाँ पे वो 2 दिन पहले जाके फसल चेंज करवा सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको वहाँ पे एविडेंस देना होगा, डॉक्यूमेंट्री, वहाँ पे साइन ये देना होगा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कि हाँ वाकई में आपने फसल शिफ्ट की, चेंज की है। इसी तरह से जो ऑप्ट आउट की बात जब बार बार आ रही है, तो ऑप्ट आउट का प्रोविजन जो लागू होता है, वो आपको ध्यान रखना है, किसी भी मौसम विशेष में वो लागू होगा 7 दिन पहले तक का टाइम मिलता है। अगर 15 जुलाई है तो 8 जुलाई तक आप उस स्कीम से बाहर हो सकते हो। अगर वो 9 जुलाई होगी तो आप बाहर का भर सकते हो, लेकिन वो उस सीजन में मान्य नहीं होगा, वो उससे आने वाले सीजन में मान्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर हमने ये ऑप्ट आउट वाला कुछ नहीं किया और ऋणी किसान में हूं, मेरा पहले से ही बीमा हो रहा है, तो इसमें ऐसे केस में अगर मैं बाहर नहीं होता हूं, तो वो कंपलसरी यानी कि अनिवार्य तौर से बैंक क्या करेगा, वो आपको बीमित करता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से जो हमारे स्टेक होल्डर्स जिसकी हम बात करते हैं, हितधारक, जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। राज्य सरकार हो गया, नामांकन एजेंसी जिसमें कि किसके थ्रू हम करा सकते हैं, बीमा कंपनी हो गया, इनके अपने अपने रोल्स रहते हैं। राज्य सरकार का रोल क्या रहता है, राज्य सरकार क्या करती है कि कौन सी फसल का बीमा होगा,
किस स्कीम में कौन सी फसल डालनी है और किस क्षेत्र का होगा। और इसी तरह से एक प्रोसेस रहता है जिसमें कौन सी कंपनी करेगी, वो सारा कुछ राज्य सरकार राज्य स्तरीय कार्यवाही में करती है और उसको अधिसूचित करती है, और उनके पोर्टल पे भी ये नोटिफिकेशन अवेलेबल रहता है। और इसी तरह से बीमा कंपनियां उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसका स्कीम को लागू करने में काम करती हैं। जो प्रीमियम आपका रूट होके आता है बैंक के माध्यम से, CCVLE के माध्यम से, जो लोक मित्र केंद्र, या आप डायरेक्ट भी देते हो, तो उसका जो प्रोसेसिंग होती है वो बीमा कंपनियां करती हैं। और क्लेम सेटलमेंट भी वो बीमा कंपनियां करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बीमा कंपनियों का कार्य है। और इसी तरह से नामांकन एजेंसी में जो आपके बैंक आगे उनका रोल भी रहता है। बैंक क्या करेंगे, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। CCVLE भी आपकी सहायता करेंगे। उनके सेंटर्स के बाहर भी सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं समय समय के साथ। हमने जैसे अभी कार्यक्रम चल रहा है 25 से 1 मई तक, ये अलग है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, इसके अंतर्गत फसल बीमा पाठशालाएं चल रही हैं। लेकिन ये एक निरंतर चलने वाली गतिविधि है जो पहले से भी चल रही है। अभी इससे पहले मेरी पॉलिसी मेरे हाथ एक कार्यक्रम हुआ था, आगे भी चलती रहेंगी। तो एक सतत प्रक्रिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये अभी लास्ट वाला सेगमेंट आ रहा है, अंतिम वाला। ये किसानों के लिए पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि किसान भाई अभी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आपके जो क्षेत्र हैं जहाँ से आप जुड़े हो, जहाँ पे आप खेती बाड़ी करते हो, कि कौन सी फसलें अधिसूचित हैं जिसके लिए आप बीमे का लाभ ले सकते हो, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। या लास्ट डेट, जो कट ऑफ डेट, उसके बारे में क्या है। इसी तरह से बीमा प्राप्त करने के लिए जो आपकी बैंक शाखा है या पैक्स, जो हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर काम करती हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो लोक मित्र केंद्र हैं, या जो लोकल आपके लोकल लेवल पे जो कृषि या उद्यान जो कार्यालय होंगे, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह से जो मैं भी कह रहा था, पोर्टल PMABY.gov.in, अगर आप इसको भी क्लिक करते हो, यहाँ से भी रजिस्टर करते हो, तो यहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है। एक जो बदलाव किया गया था इस स्कीम में पिछले 20 से किया गया है, वो ये है कि अब एक कंपनी जो है जिस भी एरिया में जो उसको मिलेगा 3 साल के लिए आवंटन होगा, उसका फायदा ये होगा कि एक किसान एक ही बीमा कंपनी से लगातार 3 साल तक के लिए उसका संपर्क बना रहेगा। अन्यथा क्या होता था, उसको बार बार कंपनी चेंज होती थी, कन्फ्यूजन सा हो जाता था। ये इसका इम्प्रूव्ड स्कीम में मतलब इम्प्रूवमेंट है। और इसी तरह से ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कहा, स्थानीय आपदा और जो फसल के कटाई के बाद का नुकसान, इसमें क्योंकि सूचित करना जरूरी है, तो ये ध्यान रखना आपको 72 घंटे का जो टाइम पीरियड है, इसको कृपया ध्यान में रखें। और 72 घंटे के अंदर आपको जिस बैंक से करवाया है या बीमा कंपनी, किसी भी चैनल को आप रिपोर्ट करें, किसी एक को करें जो आपको सुलभ हो। इसी तरह से जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो बीमे का, चाहे वो किसी भी माध्यम से करवा रहे हो, तो आपने सही फसल का विवरण डालना है, कहीं उसमें गलती ना हो। कई बार क्या होता है कि आपने करवा तो रहे हो, उसमें जो खसरा खतौनी नंबर गलत डाल दिया। और ये खासकर दिक्कत कब आती है, जब आपका खेत स्थानीय आपदा के लिए विजिट किया जाता है, वो नंबर वहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप जाने अनजाने उससे वंचित हो जाते हो। तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे सही डॉक्यूमेंट, सही क्या कहते हैं, जमाबंदी की कॉपी वहाँ लगी हो, जो फसल विवरण हो वो सही हो। तो ये विसंगति अगर होती है तो उसकी वजह से कई बार आपका ये रिजेक्ट हो जाता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। और इसी तरह से, क्योंकि अब जो क्लेम सेटलमेंट है वो DBT के थ्रू है, यानी कि डायरेक्ट आपके खाते में जाता है, तो आपका जो बैंक खाता डिटेल है, इसीलिए हमने बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ, जो फर्स्ट पेज की कॉपी हमने मांगी है, मैंडेटरी जो हमने कर रखी है, वो सही हो, एक्टिव हो, ताकि जो क्लेम है वो आपके खाते में समय रहते पहुंच जाए। अन्यथा कई बार ऐसे केस आते हैं कि हम क्लेम यहाँ से ट्रांसफर करते हैं और वो क्लेम वहां से वो जंप होकर वापस हमारे पास आ जाता है। तो बिना कारण के वो जो क्लेम आपको आज मिलना है वो लटक जाता है। 4 महीने 6 महीने हम उसको फॉलोअप करते रह जाते हैं, जिससे आपका भी नुकसान है, बाकी तो चलता ही रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो मोबाइल नंबर, इस पे SMS वगैरह जो आपके आते रहते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड है,
उनको आप समय रहते उनको बीच बीच में चेक करते रहिए। और जो शिकायत निवारण के लिए कई बार ये हो जाती है, वो किसी भी एंड से हो सकती है, बीमा कंपनी से हो सकती है, बैंक से हो सकती है, किसी भी स्टेक होल्डर से हो सकती है, तो उसके लिए चैनल से आप रिपोर्ट कर सकते हो। बीमा कंपनी के भी शिकायत निवारण अधिकारी हैं, उनको भी कर सकते हो। वो हमने पैम्पलेट्स में, बैनर्स में, पोस्टर्स में जगह जगह डाल रखे हैं, बाकी हम पाठशालाओं में भी बताते रहते हैं। टोल फ्री नंबर्स भी हैं, वो भी हम साझा करेंगे। और इसी तरह से जो कृषि कार्यालय हैं, उनके ब्लॉक स्तरीय कार्यालय हैं या जिला स्तरीय है, वहाँ भी आप बता सकते हो। और इसी तरह से जिला स्तर और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियाँ हैं, उनको भी आप बता सकते हो। तो अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अधिक जानकारी और शिकायतों के लिए आप यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। वेबसाइट है जो भारत सरकार की है, https://pmabby.even, सिंपल आप इतना लिखोगे PMABY तो वो अपने आप आपको गूगल बता देगा। ध्यान इतना देना, आपने जाना है कौन सा लिंक, .gov.in, और शुरू में ध्यान जरूर रखना कि HTTP के एंड में अगर ऐसा आता बेटर है, सिक्योर होती है। और बीमा कंपनी जो अभी एग्रीकल्चर साइड में जो है अधिसूचित हैं, उनके टोल फ्री नंबर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का है 1800-116-515। मैं दोहरा रहा हूँ, 1800-116-515। और इसी तरह से SBI GIC, इसका नंबर है 1800-209-1111। दोहरा रहा हूँ, 1800-209-1111। और इसी तरह से कांटेक्ट आप कर सकते हो संबंधित बीमा कंपनी से, राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से, जिला एवं राज्य शिकायत निवारण समिति से। धन्यवाद। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। इसमें बन रही है आपको ये है तो बन भी, अब किसी को होगा तो इंट्रैक्शन तो नहीं, इंट्रैक्शन नहीं है, नहीं हो बन सकती। गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी इस स्कीम से जुड़े और इसका भरपूर फायदा उठाएं।